जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले पार्ट के वीडियो में ज्ञानेंद्रियों के रूप में आँख के कुछ भाग को देखा था और इसमें आँख के ही शेष भागों को देखते हुए फिर अन्य ज्ञानेंद्रियाँ जैसे नाक, कान, त्वचा और जीभ के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम समझते हैं सबसे पहले आँख के बारे में। आँख के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में कुछ बता चुका था, अब यहाँ पे कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं। आँख, येलो स्पॉट क्या होता है बबुआ? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। येलो स्पॉट जो होता है वह आँख का जो रेटिना होता है, ये रेटिना वाला भाग जो होता है, आँख के रेटिना वाले भाग में ही एकदम से सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? एकदम से सेंटर में होता है। और ये वाला जो होता है यहाँ पे ये इसी के एकदम से सेंटर, पीक पॉइंट एकदम से बीच में होता है, सेंटर में होता है। रेटिना के एकदम से सेंटर करने का मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, भाग दिख रहा है, यही आपका येलो स्पॉट, यानी कि जिसको आप मेकुला भी बोल सकते हैं, ये वाला भाग। और इसी मेकुला के अंदर का केंद्र वाला भाग जो है, यानी कि एकदम से बीच वाला पीक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रोइड। तो येलो स्पॉट यह रेटिना का सेंटर वाला भाग है और फोविया सेंट्रोइड जो होता है वह मेकुला का बीच वाला भाग है, मेकुला का बीच वाला भाग है। चलिए तो यहाँ देखिएगा, ये मेकुला हुआ और ये फोविया सेंट्रोइड हुआ। मेकुला जो होता है यह रेटिना के बीच में होता है, जबकि फोविया सेंट्रोइड इस मेकुला के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मेकुला के बीच में होता है। तो इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। प्रतिबिंब तो ऐसे दोनों में साफ सुथरा बनेंगे, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें प्रतिबिंब और ज़्यादा साफ बनेगा, जिसमें जो निशानेबाज होते हैं या जो शिकारी होते हैं अपनी पैनी नज़र रखने के लिए इस फोविया सेंट्रोइड के द्वारा ही निशाना लगाते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स क्या है, इसको देखते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है रेटिना के बीच, रेटिना से जुड़े हुए जो नर्व्स होते हैं उसी को ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। जैसे यहाँ रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ के प्रतिबिंब को आपके मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्टिकल नर्व्स करता है। मस्तिष्क तक सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करेगा? ऑप्टिकल नर्व्स करेगा। ये यहाँ से निकलकर आपके ब्रेन से जाके जुड़ा रहता है। किससे जाके जुड़ा रहता है? तो ब्रेन से जाके जुड़ा रहता है, जो सूचनाओं को आपके मस्तिष्क तक पहुँचाता है। मस्तिष्क के किस भाग तक पहुँचाता है? तो कार्पोरा तक। आप लोगों को मस्तिष्क चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हमने बता दिया था, मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाके सूचना को पहुँचाता है। ऑप्टिकल नर्व्स के बाद हम अगला देखते हैं। तो अगला है अंध बिंदु। क्या है? अंध बिंदु है। तो अंध बिंदु के बारे में हम समझेंगे अब यहाँ पे। चलिए, अंध बिंदु, सभी ऑप्टिकल नर्व्स जिस बिंदु पर, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। सभी ऑप्टिकल नर्व्स जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये वाला सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सभी ऑप्टिकल नर्व्स होंगे, नर्व्स जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। देखिए, यहाँ से इस माध्यम से आने के बाद ये जहाँ पे जिस बिंदु पे रेटिना पे मिलते हैं उसी को बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा आँख का दृश्य दिख रहा है। आँख में ये वाला पीछे का ये जो हिस्सा है ये रेटिना है। क्या है? रेटिना है। और इसी रेटिना से ये
इसी रेटिना से देखिए ये आपका ब्रेन का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है जिसको आप ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, जो रेटिना से सूचना को लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये आपके आँखों ने देखा और आपके आँख में के रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया और प्रतिबिंब बनते ही यहाँ से सूचना को लेके आपके ब्रेन तक दौड़ गया कौन? ऑप्टिकल नर्व्स, और वहाँ पे जाके बता दिया कि बल्ब जो है जो जल रहा है, बल्ब जो है सो जल रहा है। इसकी सूचना आपके ब्रेन को दे दिया गया। ये ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं इसको जूम करके देखा गया तो ये दो तरह के पाए गए हैं। कितने तरह के पाए गए? दो तरह के। एक बिल्कुल छड़ की तरह और दूसरा शंकु की तरह। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको, एकदम से ऐसे ऐसे, और दोनों जो नर्व्स होते हैं इन दोनों का कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो रॉड सेल होता है या छड़ कोशिका होता है, यह अंधेरा में देखने की क्षमता प्रदान करता है। कहाँ पे? अंधेरा में देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगर जिस व्यक्ति में ये छड़ कोशिका या छोड़ लिख दिया गया है, छड़ कोशिका, ध्यान दीजिएगा, छड़ कोशिका होगा। ये रॉड सेल जो होता है जिस व्यक्ति में ज़्यादा, उस व्यक्ति को अंधेरा में देखने की क्षमता भी अधिक होती है, उस व्यक्ति में देखने की क्षमता भी अधिक होती है। जैसे उल्लू, आप लोग नाम सुने होंगे। उल्लुआ को रात में क्यों दिखता है? उल्लुआ को रात में इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि उसमें छड़ सेल यानी कि उसके आँख के अंदर छड़ कोशिका की मात्रा अधिक होती है और बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण वह रात में भी देख सकता है। रतौंधी नामक जो बीमारी होती है, उस रतौंधी नामक बीमारी में भी यह प्रभावित हो जाता है, छड़ कोशिका प्रभावित हो जाता है। दूसरा है कि कोनिकल सेल। दूसरा क्या है? कोनिकल सेल है। तो ये कोनिकल सेल जो होता है यानी कि शंकु कोशिका, यह वस्तु के रंग की पहचान कराता है। किसकी पहचान कराता है? वस्तुओं के रंग की पहचान करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के माध्यम से शंकु कोशिका की तरह। तो इसको जूम करने के बाद ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये शंकु कोशिका रंग की पहचान कराता है। जैसे आप किसी वस्तु को देख के बता देते हैं उसका कलर, रंग, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, क्या है, कैसे है, किस तरह का है, किस रंग का दिख रहा है, ये आप शंकु कोशिका के माध्यम से ही बता पाते हैं। अधिकांश जंतुओं में इसका अभाव पाया जाता है, जिसके कारण अधिकांश जंतुओं को ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लैक एंड वाइट। कुछ जंतुओं में केवल कुछ ही रंगों की पहचान के लिए होता है। जैसे सांड, आप लोग देखे होंगे, सांड जो है वह लाल रंग को देख के ज़्यादा घबरा जाता है। किस रंग को देख के? लाल रंग को देख के। लाल रंग देख लिया, घबरा जाएगा और वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा। चलिए, तो अगला, रेटिना के नीचे प्रकाश तंतु निकली हुई होती है। रेटिना के पीछे क्या निकली रहती है? प्रकाश तंतु निकली हुई होती है, जो दृष्टि पटल को मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती है। यानी कि आपके मस्तिष्क के कारपोरा तक सूचनाओं को ले जाने का काम यही प्रकाश तंतु यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, यही करती है। डाल्टोनिज्म नामक जो बीमारी होती है तो इसमें मनुष्य के द्वारा लाल रंग की पहचान नहीं हो पाती है। कौन से कलर की पहचान नहीं हो पाती है? लाल रंग के कलर की पहचान नहीं हो पाती है। रंग वर्णअंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस बीमारी आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे व्यक्तियों में होता है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो होता है, इसमें आदमी लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इन दोनों कलर की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। किस में? तो कलर ब्लाइंडनेस में ना ही लाल पहचान सकता है व्यक्ति और ना ही हरा पहचान सकता है। दोनों को पहचानने में प्रॉब्लम होता है। आँखों में लेक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है। लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है यह आंसू निर्माण का कार्य करता है। क्या निर्माण करता है? तो आंसू निर्माण का
कार्य करता है। आंसू में लाइसोजाइम, जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को एक थोड़ा सा यही बता दिए थे कि आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है आंसू में, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है। फिर आता है कि हमारे आँखों में आखिर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव कितना देर तक रहता है, तो इसका प्रभाव 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। कुछ जानवरों की आँखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण उसकी आँखें रात में चमकती है, रात में ज़्यादा चमकती है। आप लोग रात में कहीं कभी गए होंगे या फिर अपने घर पे ही आते होंगे रात्रि के समय, तो आप देखते होंगे जैसे ही टर्च जलता है तो उसकी आंखें ज़्यादा चमकने लगती है। तो उन जानवरों की आंखें ज़्यादा चमकने का कारण क्या है, तो टिपिडम लूसिडम है। क्या है, टिपिडम लूसिडम। और इस टिपिडम लूसिडम में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिंक। टिपिडम लूसिडम में जिंक पाया जाता है, जिसके कारण उसकी आंखें ज़्यादा चमकती है रात्रि के समय में। आँख जो होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। और आँख में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। आँख में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। चलिए, तो फिर यहाँ तक हमारा ज्ञानेंद्रिय के रूप में आँख जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कान के बारे में। चलिए, तो कान के बारे में देखते हैं। कान का 2 हिस्सा है, एक ये बाहरी वाला हिस्सा और दूसरा जो होता है वह कान के अंदर वाला हिस्सा। एक बाहरी हिस्सा है और ये अंदर वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम इस बाहरी हिस्से के बारे में जान लेते हैं, फिर हम चलेंगे कान के आंतरिक हिस्सा के बारे में जानकारी लेने के लिए। चलिए, तो कान का इस बाहरी हिस्सा के बारे में समझते हैं। कान का ये पूरा का पूरा बाहरी हिस्सा जो होता है इसको इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन्ना। और हिंदी में इसे हम कर्णपटल बोलते हैं। आप इसे कर्णपटल कहिए या इंग्लिश में इसे पिन्ना कहिए। कर्णपटल या कर्णपल्लव या पिन्ना, कर्णपल्लव या पिन्ना। इस कर्णपल्लव का भी 2 हिस्सा होता है। कर्णपल्लव के कितने हिस्से होते हैं, कर्णपल्लव के 2 हिस्से होते हैं। एक ये ऊपरी हिस्सा और दूसरा ये निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ये हुआ आपका ऊपरा हिस्सा और ये हुआ निचला हिस्सा। ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्सा को हम हैक्सिला बोलते हैं, जबकि नीचे वाला जो होता है हिस्सा इसको लेबुला बोलते हैं। नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे, लेबुला। ऊपर वाले हिस्सा को हैक्सिला, नीचे वाले हिस्सा को लेबुला। ये हैक्सिला पार्ट है और ये लेबुला। ये हैक्सिला, ये लेबुला। हैक्सिला और ये लेबुला दोनों याद रहेगा। हैक्सिला कान के यानी कि कर्णपल्लव के, या फिर इंग्लिश में बोलिए पिन्ना के ऊपरी भाग को हैक्सिला, जबकि निचले भाग को क्या बोलेंगे, लेबुला। क्या बोलेंगे, लेबुला। हमारा ये जो पूरा का पूरा कान है यह किसका बना होता है, तो पूरा का पूरा कान कार्टिलेज का बना होता है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो हिंदी में इस कार्टिलेज को उपास्थि बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यह उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। आप लोग सुधार लीजिएगा इसे नोट करते समय। यह उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का इंग्लिश क्या होता है, तो कार्टिलेज होता है। उपास्थि का हिंदी कार्टिलेज होता है। यह एक अवशेषी अंग है। क्या है ये, यह एक अवशेषी अंग है। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, पिन्ना के ऊपरी भाग को हैक्सिला, जबकि निचले भाग को लेबुला कहते हैं। निचले भाग को लेबुला, ऊपरी भाग को हैक्सिला कहते हैं। कान के अंदर कान का पर्दा होता है जिसे एयर ड्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एयर ड्रम। एयर ड्रम नामक झिल्ली होती है। यहाँ नमक लिख दिया गया है, गलती से नामक कर लीजिएगा।
नामक झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करती है। ये कौन सा कार्य उत्पन्न करने को करती है? तो ध्वनि तरंग यानी कि कान के रास्ते जब ध्वनि आपके इस ईयर ड्रम पे जाता है तो यह कंपन करने लगता है। क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। इसमें अगर छेद हो जाए, क्या हो जाए? छेद हो जाए तो यह कंपन की तीव्रता कम हो जाती है। यहाँ कंपन की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण सुनने की जो समस्या है वो उत्पन्न होने लगेंगी। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे जिनके कान के चदरा में छेद होता है, मेडिकल में, आर्मी हुआ या फिर एयरफोर्स हुआ या किसी भी मेडिकल में छांट दिए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियाँ होती हैं। कान के मध्य भाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 3 हड्डियाँ होती हैं। इन तीनों का नाम आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। कौन कौन होता है? तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कौन कौन होगा बउआ? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये 3 हड्डियाँ होती है। कान के अंदर ये 3 हड्डियाँ होती है और इन तीनों में सबसे छोटा जो होता है वह स्टेप्स होता है। कौन होता है? देखिए यहाँ पे ये जो हड्डी दिख रहा है यहाँ पे, यह स्टेप्स है। ये वाला जो हड्डी दिख रहा है यही स्टेप्स है और यह मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन है? तो स्टेप्स है। जो कहाँ पे उपस्थित होता है? तो कान में उपस्थित होता है, कान में पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स है। कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। इन सभी का कार्य देखिए, आगे देखिएगा। जब ध्वनि ईयर कनाल से, ईयर कनाल मतलब कि इस गुफा से, कान के रास्ते से अंदर आता है तो ईयर ड्रम पर जाकर कंपन करता है। ईयर ड्रम, ये जो दिख रहा है इसको ईयर ड्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईयर ड्रम बोलेंगे। इसे ही ईयर ड्रम बोलेंगे, ईयर ड्रम। तो यहाँ पे जाके कंपन कर देता है। कान की हड्डियाँ कंपन के आयाम को बढ़ा देती है। ये जो हड्डियाँ हैं तीनों, ये तीनों इस कंपन के आयाम को बढ़ा देगी। आयाम को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कान का कोक्लिया, ये कोकिला वाला हिस्सा है, कोक्लिया वाला हिस्सा। कौन सा? कोक्लिया वाला हिस्सा है। ये तो हड्डियाँ थी यहाँ पे, तीनों हड्डियाँ थी यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यह कोक्लिया का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? कोक्लिया का। तो इसका क्या काम है? तो कोक्लिया कंपन को ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। ध्वनि सिग्नल में बदल देता है उस कंपन को, और ध्वनि सिग्नल में बदल कर ब्रेन तक पहुंचा देता है कि आखिर जो साउंड आ रहा है वो किस तरह का साउंड है, कौन क्या कैसे बोल रहा है, वो आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। देखिए कुछ यहाँ पे नोट दिया गया है। कान से एक नस आकर गले में मिलती है। कान से एक नस यानी कि यूँ समझिए ये वाला जो नीचे ये हिस्सा आ रहा है, ये यही वो इसी की बात की जा रही है, इस हिस्से की। यह आके आपके गला से मिलता है, मुंह के रास्ते गले में मिलती है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा की आवाज़ सुनती है, बहुत ज़ोर से साउंड सुनाई देता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके जो मुंह होता है वो खुल जाता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। और मुंह खुलने के बाद उसमें हवा चला जाता है। क्या जाता है? हवा जाता है। मुंह के खुलने के बाद हवा जाता है, वायु जाता है। यहाँ पे मिट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इरेज हो गया है, वायु हो गया यहाँ पे। तो वायु के दाब को संतुलित किया जाता है। जैसे ही हवा कान के अंदर पहुंचता है मुंह के रास्ते, तो पटाखा का जो साउंड आपके इस कनाल में, ये वाला जो कनाल दिख रहा है, इस कनाल में पटाखा का साउंड बहुत ज़ोर से आ रहा था इधर से, और इस रास्ते से प्रवेश करेगा आपके मुंह खोलते ही हवा, और इन दोनों का टकराव होगा यहाँ पे। जब दोनों तरफ से टकराव होगा तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस कर जाएंगे, जिसके कारण कान का चदरा आपका नहीं फटेगा। तो कान के चदरा को फटने से उस समय बचाया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। नाक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? नाक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कान समझ गए होंगे। अब हमें समझना है नाक को। नाक में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ओल फैक्ट्री है
ये जो ओल फैक्ट्री है यही मेन काम करता है सूंघने का। इससे बहुत सारे नसें निकली हुई रहती है, यहाँ से बहुत सारी नसें निकली हुई रहती हैं जो सूंघने का काम करती है। जिस जीव में सबसे अधिक ये नसें निकली रहती हैं उसमें सूंघने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग कुत्ता साहब को देखे होंगे, जो कुतवा होता है उसमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस ओल फैक्ट्री से निकला हुआ जो नब्स होता है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, जो कि सूंघने की क्षमता को बढ़ा देती है। मनुष्यों में भी ये नब्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, जिसके कारण मनुष्य सूंघते तो हैं लेकिन बहुत कम ही सूंघ पाते हैं। चलिए, तो नाक जो होता है वह सूंघने एवं श्वसन कार्य के लिए सहायक होता है। नाक में ओल फैक्ट्री लोब या बल्ब पाया जाता है जो गंध को मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का काम करता है। आप लोग को ब्रेन चैप्टर पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे कि कार्पोरा जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है। किससे सूचना प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों से। कुत्ते के नाक में इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसमें सूंघने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। सूंघने की क्षमता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा त्वचा। त्वचा यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सभी जीवों के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन? तो त्वचा। अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो लीवर होता है। शरीर के अंदर या शरीर में अगर दे देगा, यहाँ लिखा है ना, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर शरीर में दे दे तो शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। इसका आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का। इसका जीवन काल 14 से 28 दिन तक का होता है, यानी कि लगभग 4 सप्ताह का समझिए। कितने सप्ताह? अधिकतम 4 सप्ताह का इसका जीवन काल होता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, जबकि त्वचा के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस त्वचा में, ये जो त्वचा है, इस त्वचा के 2 लेयर पाए जाते हैं। मानव शरीर में इस त्वचा के 2 लेयर, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको एपिडिडमिस और उसके नीचे का जो लेयर होता है उसको डर्मिस बोलते हैं। ऊपर वाला लेयर को एपिडर्मिस जबकि नीचे वाला लेयर को डर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। एपिडर्मिस जो होता है यह त्वचा का बाहरी अंग है या बाहरी परत है। त्वचा का बाहरी परत है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या इसमें ब्लड पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसमें मेलानिन पाया जाता है जो व्यक्ति के शरीर के रंग का निर्धारण करता है। जैसे जो व्यक्ति जितना काला है उसके शरीर में मेलानिन की मात्रा उतना ही अधिक होती है। और यह मेलानिन जो होता है यह पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले त्वचा कैंसर किसी को होगा तो वो होगा गोरे व्यक्तियों को, यानी कि जो सबसे अधिक गोरे हैं। वैसे भारतीय जो गोरे हैं उनके लिए नहीं, जैसे अंग्रेज, भारतीय गोरे लोग हैं ठीक है, लेकिन भारतीय गोरों का जो त्वचा है वो मोटा भी होता है, तो पराबैंगनी किरणों से कुछ रक्षा किया जा सकता है। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं बिल्कुल छिलल मुर्गी की तरह, उनको इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि पराबैंगनी किरणों का असर उनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण से उनको त्वचा कैंसर का खतरा होगा। कौन से कैंसर का खतरा होगा? तो त्वचा कैंसर का खतरा होगा। इस मेलानिन के माध्यम से ही विटामिन डी का निर्माण होता है। तो एपिडर्मिस में किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए, अगला देखते हैं फिर डर्मिस को। डर्मिस यह त्वचा का आंतरिक भाग है। त्वचा का ये कौन सा भाग है? तो आंतरिक भाग है। चमड़ा उद्योग में जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है वे सभी के सभी डर्मिस वाले भाग के बनते हैं। किसके बनते हैं?
डर्मिस वाले भाग के बनते हैं। जैसे बैग हुआ, बेल्ट हुआ, चप्पल हुआ, जूता हुआ, जितने भी चमड़े की वस्तुएं बनती हैं सभी के सभी एपिडर्मिस के बनेंगे या डर्मिस के? तो डर्मिस के बनेंगे। किसके बनेंगे? डर्मिस के बनेंगे। इस त्वचा में तैलीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि दो तरह की ग्रंथि पाई जाएगी, तैलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि को इंग्लिश में सिबिकस ग्लैंड बोलते हैं, जबकि श्वेत ग्रंथि को स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। तो तैलीय ग्रंथि जो होता है यह त्वचा के ऊपर सीबम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सीबम का निर्माण करता है, जिससे कि त्वचा जो है वो चिकना होने लगता है, चिकना होता है। स्वेट ग्लैंड जो होता है यह पसीना का निर्माण करता है। स्वेट ग्लैंड किसका निर्माण करेगा? पसीने का निर्माण करेगा। एग्जाम में पूछ देता है बुआ कि पसीने का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो पसीने का निर्माण श्वेत ग्रंथि करती है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। फिर आगे हमने यहाँ पे लिखा है जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा जितना अधिक होती है उस व्यक्ति का त्वचा उतना ही क्या होता है? काला होता है। वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा काला दिखता है, मंगरेला टाइप का। चलिए, तो त्वचा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं किसको? जीभ को देखते हैं। लास्ट वहीं बचा हुआ है ना, जीभ को देखते हैं। हमने देखिए यहाँ शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आँख को ख़त्म किया। किसको ख़त्म किया? सबसे पहले हमने आँख को ख़त्म किया, आँख के बाद कान को, कान के बाद हमने किसको ख़त्म किया? नाक को, नाक के बाद अब त्वचा भी ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे जीभ को। किसको देखेंगे? जीभ को देखेंगे। चलिए, तो जीभ को देखते हैं। जीभ, ये तो कम से कम सबको पता ही होगा जीभ कहाँ होता है। जीभ जो होता है हमारे मुंह के अंदर होता है। सारा लवर टीना का काम यही करता है। चलिए, हमें लवर टीना तो नहीं देखना है, हमें देखना है कि यह कौन सा सेंस देता है, क्या ज्ञान देता है। तो जीभ जो होता है यह स्वाद चखने का ज्ञान देता है। किसी भी वस्तु का स्वाद कैसा है इसका हमें आभास कराता है, स्वाद का आभास कराता है। यह बोलने तथा स्वाद दोनों में, स्वाद लेने दोनों में ये सहायक होता है। बोलने में भी सहायक होता है और स्वाद ग्रहण करने में भी या स्वाद का आभास कराने में भी सहायक होता है। जीभ का अग्रभाग, जीभ का जो अग्रभाग है वह मीठा स्वाद देता है। जैसे ये जो है आगे वाला भाग, यह कौन सा स्वाद देगा? मीठा स्वाद देगा। जीभ का अग्रभाग जो है वह कैसा स्वाद देगा? ये मीठा स्वाद देगा। जबकि इसके जस्ट पीछे, जिसको हम नाम दे सकते हैं अग्र पार्श्व भाग, ये चूँकि पूरा का पूरा इधर का पार्श्व है, ये भी पार्श्व है, तो आगे वाला पार्श्व को अग्र पार्श्व, जबकि पीछे वाला पार्श्व को पश्च पार्श्व। अग्र पार्श्व और पश्च पार्श्व। नाम तो आप लोग हमने क्लास में ऑफलाइन याद करा दिया था, फिर भी एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। जीभ के जो अग्रभाग है ये कैसा स्वाद देगा? स्वीट, यानी कि मीठा स्वाद देगा। कैसा तो स्वाद देगा? मीठा स्वाद देगा। पीछे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा स्वाद देगा? तो ये अगर मीठा दे रहा है तो ये वाला तीखा देगा। कैसा देगा? तीखा। मीठा का उल्टा क्या होता है? तीखा। मीठा का उल्टा तीखा। जैसे ये मीठा दे रहा है स्वाद तो ये तीखा स्वाद देगा, यानी कि मीठे स्वाद की ज्ञान कराएगा अग्रभाग, जबकि पश्च भाग सबसे पिछला जो हिस्सा है वो वाला स्वाद